अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए एक दो बातें बतानी थी ज़रूरी। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस देखते नहीं है सारे लोग, तो ये लेक्चर कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे आप, कभी ना कभी तो इसकी बारी आ ही जाएगी इस लेक्चर की। तो दो नसीहतें हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। एक तो ये है बेटा कि मैं ये बात अपने तौर पे भी कह रहा हूँ, यानी एज अ टीचर, और ये बात मैं आपको पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। जहाँ भी कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है वहाँ टेक्निकल मसले होते हैं और उसकी बेहतरी की कोशिश की जाती है, तो इसको बेहतर से बेहतर किया जा भी रहा है और आपकी सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में टाइमली रिस्पॉन्ड किया जा सके, बेहतर तरीके से एड्रेस हो सके, इसके लिए अभी भी मैं एक मीटिंग में था और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश है। आप लोगों को सिर्फ ये नसीहत करनी है कि एक ग्रुप होगा जिसमें मैं एडेड हूँ और वो स्टडी रिलेटेड है, तो उस ग्रुप में ना आप फिर मसले भी वही पूछें जो मुझसे पढ़ाई के मसले पूछने वाले हैं। टेक्निकल सपोर्ट का ग्रुप अलग होगा, तो जो आप लोगों को मसले आए आप उस टेक्निकल ग्रुप में मैसेज करिएगा। ये ना करें कि एक ही बात जो ग्रुप खुलता है सब में करी जाओ, कि कहीं तो सुनी जाएगी ना, इससे फजूल रश बढ़ेगा। तो आप लोग जो टेक्निकल रिलेटेड मसाइल हैं, कोई लॉगिन नहीं चल रहा है, कोई और मसला आ रहा है, वो आप उस टेक्निकल ग्रुप में पूछिए, और जो पढ़ाई वाला ग्रुप है उसमें पढ़ाई वाले मसले पूछिए। एक तो ये बात करनी थी। दूसरी बात ये करनी थी, और हो सकता है जो मेरे सामने बैठे में आप में से भी कोई शायद पैक में ही कोई और पेपर रिकॉर्डिंग वाला पढ़ रहा हो सकता है। देखें बेटे, जब भी कोई बिजनेस, और ये बिजनेस है, इसमें कोई मतलब ऐसी बुरी बात नहीं है, पैक इज अ बिजनेस। यहाँ जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेने आप लोग आए हैं ये बिजनेस है। आप लोग भी सीए करने आए हैं, तो सीए करके आपने कोई खराती अस्पताल खोलना है, प्रोफेशनल ही बनना है ना, तो सिंपल सी बात है, एक बिजनेस है। तो जब बिजनेस को सर्विस देता है तो उसकी कॉस्ट्स भी पड़ती हैं। अब आप एक मिसाल समझिए कि आपको एक रेस्टोरेंट में बुफे अवेलेबल है। अब आप वहां पर जब जाते हैं और आपको वहां अंदर एंटर होने से पहले पूछा जाएगा जी आपकी बुकिंग है, फिर आप बताएंगे हाँ जी बुकिंग है, फिर वो आप पे नजर भी रख रहे होंगे कि कितने लोग फैमिली में साथ आए खाने के लिए। ये कंट्रोल्स उनको रखने पड़ेंगे। अब अगर आपको ये कंट्रोल्स ये सोच के अजीब लगे कि क्या है भाई, मैं पैसे देके खाना खाने आया हूं तो क्यों मुझसे इतनी पूछताछ की जा रही है, अगर ये कंट्रोल्स नहीं रखे जाएंगे तो उस रेस्टोरेंट के पास बहरहाल एक लिमिटेड फूड अवेलेबल है। अगर वो कंट्रोल नहीं रखेंगे और मुफ्तखोरे भी आना शुरू हो जाएंगे तो उसका नुकसान उन लोगों को भी होगा जो पैसे देके खाने आए हैं। ये बहुत सिंपल सी दो दो चार की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल, कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स नहीं रखेगी। बैंक की मिसाल ले लेता हूं, आप किसी बैंक में जाएं, अकाउंट खोलें, आप वहां से पैसा निकालें, पैसे जमा कराएं, अगर उस बैंक के कंट्रोल्स ना हो, अगर आप पैसे निकलवाने गए और आपकी जो पिन है उसमें एरर आ रहा है या आपके साइन में मसला आ रहा है, अब आपको वहां कोफ तो होगी कि भाई मेरा अकाउंट है, लेकिन अगर बैंक वाले कंट्रोल्स ना रखें तो आप ही के हमारे अकाउंट से पैसे चोरी हो जाने। तो इसलिए कंट्रोल्स तो बेटा जरूरी होते हैं। तो जिन लोगों को ये कोफ्त होती है कि कंट्रोल्स क्यों है, हमसे फलाना कागज क्यों मांग रहे हैं, हमें ये पासवर्ड क्यों लगाने को कहा जा रहा है, 2 डिवाइसेस क्यों नहीं अलाउ हो रही, तो कंट्रोल्स लगाने में अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का भी फायदा है। फिर इसमें एक और चीज है जिस पे बच्चे काफी शोर मचा रहे थे, मैं देख रहा था ग्रुप्स में भी शोर मचा रहे थे, मुझे भी कहते हैं कि आप लेक्चर्स 2 डिवाइसेस पे अलाउ करें। देखिए, जब कुछ सर्विस दी जाती है ना, मैंने पहले भी अर्ज किया, उसकी एक कॉस्ट होती है। जैसे आप कॉलेज में क्लास लेने आते हैं और एक आजकल एक और चीज चल रही है कॉलेजेस के अंदर, लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं उसको। कोई 3-4 टीचर जिनके पास रश ज्यादा है उनको अल्टीमेटली ये फैसिलिटी करनी पड़ी कि जैसे मैं इधर एक रूम में क्लास पढ़ा रहा हूँ, कैमरा है मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन रूम में 100 की कैपेसिटी थी, अब बच्चा 200 है,
तो जो बाकी 100 बच्चा है वो साथ वाले कमरे में बैठा होगा और ये लेक्चर वहां लाइव प्रोजेक्टर के ऊपर चल रहा होगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग एक सर्विस होती है और इसकी कॉलेज एक फीस चार्ज करेगा। अब वो जो बच्चा दूसरे कमरे में बैठा हुआ है और उसको ये लाइव लेक्चर मिल रहा है, तो ठीक है, कॉलेज ने फीस चार्ज की है कि वो यहाँ पर आएगा, कॉलेज वाले उसको कमरे में बिठाएंगे और उसको वो जो लाइव वीडियो है वो दिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा, एक बच्चा कहे मुझे आप रूम 11 में बिठाएं, मुझे वहां भी सेटअप करके दें, दूसरा कहे नहीं मेरे इससे बनती नहीं, मुझे आप रूम 14 में बिठाएं, मेरे लिए आप वहां अरेंजमेंट करें। आपका काम अरेंजमेंट करना है, हमने पैसे दिए हैं लाइव स्ट्रीमिंग के, आप हमें बिठाएं, अरेंजमेंट करके दें। चौथा कहेगा जी मेरी इन सबसे नहीं बनती, मुझे आप लाइब्रेरी में सेटअप बना के दें। तो बात ठीक है कि कॉलेज ने फीस ली है और उनके लिए सेटअप बना के उनको बिठा के लेक्चर दिखाना है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि हर एक की मर्जी के मुताबिक किसी को कोई कमरे में बिठा दें, किसी को कोई कमरे में बिठा दें। क्या होगा इससे? कॉलेज की कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो फिर फीस बढ़ेगी। तो इसलिए आपको जो सर्विस दी जाएगी उसकी एक लिमिटेशन बहरहाल है। आप रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे इस जगह पर सिटिंग एरिया पे ना बिठाएं, आप मुझे छत पे अलग से एसी लगा के दें। भाई नहीं, उसकी फिर कॉस्ट बढ़ेगी। तो बेटे 2 डिवाइसेस पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ये मसला है कि आप ऑफिस में रहते हुए लेक्चर नहीं सुन सकते, तो ऑफिस में क्यों सुन रहे हैं भैया आप लेक्चर? आप ऑफिस में सुन ही क्यों रहे हैं लेक्चर? ऑफिस क्या करने जा रहे हैं आप? ऑफिस किस बात के लिए आपको ट्रेनिंग के पैसे दे रहा है वहां पर? आप क्यों वहां पर लेक्चर सुन रहे हैं? तो इसलिए आप अगर ये मसला करते हैं कि हमने कॉलेज में भी लेक्चर सुनना होता है, फिर रास्ते में बस में बैठ के भी लेक्चर सुनना होता है, तो मुझे मोबाइल के ऊपर भी लेक्चर की एक्सेस चाहिए, घर में चूंकि मामू के घर रहता हूं तो मुझे वहां पे भी एक्सेस चाहिए, वीकेंड में मैं घर चला जाता हूं मुझे वहां पे भी एक्सेस चाहिए। तो इतनी सारी एक्सेस देना फिर कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप सिंगल डिवाइस पे ही अलाउड हैं, 2 डिवाइसेस बेटे पॉसिबल नहीं है। उसकी मैंने आपको रीजन समझाने की कोशिश की है कि कॉलेज का हक है कंट्रोल रखना, कॉलेज का हक है कि वो फीस ले रहा है तो कंट्रोल्स रखे। तो इस वजह से 2 डिवाइसेस नहीं हो सकती हैं अलाउ। इसलिए अगर आप ग्रुप में मैसेजेस बार बार करेंगे तो ग्रुप में रश बढ़ेगा। अगर मुझे पर्सनली बार बार मैसेज करेंगे कि जी 2 डिवाइसेस अलाउ करवाएं, तो नहीं मेरे बच्चे, नहीं हो सकती। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है मिसाल से कि नहीं हो सकती 2 डिवाइसेस अलाउ। चलें, बस ये आप लोगों को कुछ बात बतानी थी। एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था, और अगर जी 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 अब इतना टाइम इसमें भी ऑनलाइन में नहीं बोले बोले। अरे बस ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर जो था हमारा EN43 वाला जो आपने करवाया, अच्छा, इसके अंदर ना एक आपने कॉन्सेप्ट किया था कि जब जनरल इन्फ्लेशन रेट होगा। अच्छा एक मिनट में मैंने ना क्लास में एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 3 EN43 वाला। तो बिल्कुल आप अगली क्लासेस में अगर उसमें से डिस्कस करना चाहें तो मैं पूरी क्लास से पूछ लिया करूंगा। अगर 2-4 लोगों को मसले पूछने हुए तो हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी एक ने पूछने हुए तो वो फिर ये ब्रेक में सीढ़ियों से ऊपर जाना, सीढ़ियों से नीचे आना, इसमें पूछ लें। अगर मुझे लगा कि हाँ सबसे शेयर होना चाहिए तो मैं फिर ब्रेक के बाद आके सबको कैमरे में भी बताऊंगा। तो EN43 वाले में और किसी ने पूछना है कुछ आप में से? अभी फिर ब्रेक में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने दिया था दिसंबर 16, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अभी इस वक्त हम एक प्रोडक्ट शाइन खरीद के बेचते हैं, और खरीदना भी इंपोर्ट के जरिए है, लेकिन सप्लायर ने एक लिमिटेशन बताई है कि इससे ज्यादा मैं आपको चीजें नहीं बेच सकता। जबकि हम जब उसको बेचते हैं तो उस मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा है, हम सेल्स और कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट ही नहीं ज्यादा हो पाएगी तो सेल्स कहां से हम ज्यादा कर लेंगे। तो इसलिए एक ऑप्शन ये सोची है कि हम इसको खुद ही बनाना शुरू कर दें। तो इस वक्त सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग जो अभी इंपोर्ट करते हैं वो किया करें या अपना सेटअप लगा के खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। अब इसके अंदर इसके मसाइल तो बाद में बताता हूं, पहले मैं पिछले 2 सवालों का जिक्र करता हूं। एक सवाल कुछ अर्सा पहले किया था जिसमें रबर पार्टिकल्स खरीदते थे और उन रबर पार्टिकल्स को खरीदना छोड़ के अब हम मेक करने लगे थे। मेक और बाय डिसीजन था। इसको प्रेजेंट कैसे किया था? एक ही कैलकुलेशन बनाई थी, क्योंकि एक ऑप्शन जो बाय थी उसमें थी ही सिर्फ एक लाइन परचेज करने की, तो हमने मेक करने को सॉल्व किया था और उसमें परचेज ना करना एज अ सेविंग दिखा लिया था। थी 2 ऑप्शंस,
यानी फैसला करना था कि मेक करें या बाय करें, लेकिन कैलकुलेशन हमने एक बना ली थी और उसको सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ सेविंग दिखा लिया था। फिर एक सवाल किया था जी लिमिटेड वाला, जीसीएल वाला, जिसमें पहले पुराने प्लांट्स थे जिनसे 3 लाख यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी, फिर हमने उनको बेच के नई मशीनें खरीदनी थी और उनकी 5,40,000 यूनिट्स की कैपेसिटी थी। चूंकि एक ही तरह की चीज थी, उसकी उतनी ही सेल प्राइस थी, वही वाले ओवरहेड्स थे, वैसे ही सारे खर्चे थे, तो वो भी हमने नेट एक वर्किंग कर ली। वरना उसको भी कैसे सॉल्व कर सकते थे कि 3 लाख यूनिट्स की अलहदा ऑप्शन सॉल्व करते और 5,40,000, ये सवाल याद है जो मैं बता रहा हूं, और एक 5,40,000 की अलग ऑप्शन सॉल्व करते और दोनों में से जिसकी एनपीवी ज्यादा होती उसको सिलेक्ट कर लेते। ऐसे कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक जैसे ही कैश फ्लोस थे, वही सेल प्राइस थी, वही प्रोडक्ट था, तो हमने अलग अलग ऑप्शन बनाने की बजाय नेट सॉल्व कर लिया। अब इस सवाल के अंदर 2 ऑप्शन हैं, एक है कि जो हम बाय कर रहे हैं वो बाय करते रहें या मेक कर लें। अब ये मेक और बाय डिसीजन है, लेकिन इसको हम नेट एक कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाय करने के और तरह के खर्चे हैं, और तरह के टैक्सेस हैं, और मेक करने के और तरह के खर्चे हैं, और तरह के टैक्सेस हैं। ग्रोथ रेट फर्क है, मेक करेंगे तो ग्रोथ रेट और है, बाय करेंगे तो ग्रोथ रेट और है। अगर आप इसको नेट एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो अजीब सा मेस बन जाएगा, तो इसलिए इसमें फिर 2 ऑप्शंस अलग अलग बना के सॉल्व करना पड़ा। तो इस तरह से पहचानेंगे आप सवाल के अंदर कि जिन ऑप्शंस को हमने कंपेयर करना है, अलग अलग वर्किंग करें या नेट एक ही वर्किंग कर लें। तो इस सवाल में 2 ऑप्शंस की वर्किंग क्यों की गई, ये बात ओके। जिन्होंने भी सवाल किया, जिन्होंने भी, किन्होंने भी, किन्होंने किया सवाल, ठीक। तो इस सवाल में 2 अलग ऑप्शंस को क्यों सॉल्व किया, ये बात ओके, क्योंकि कैश फ्लो सब डिफरेंट थे। अगर नेट एक सॉल्व करते तो मुश्किल हो जाती। अगली बात कि इसमें जो टैक्स की एक मुश्किल कैलकुलेशन थी, उसी के मसले होंगे जो होंगे, बाकी भी मैं बहरहाल डिस्कस सारा ही कर लेता हूं। ये मैंने पहले एक क्लास में की हुई है बात कि सेल्स और वेरिएबल जो चीजें हैं उनमें क्वांटिटी का इफेक्ट भी आना है और उनमें प्राइस का चेंज भी आना है। जैसे अगर पिछले साल 10 मिलियन केजी बेचे थे ऐसा, और प्राइस थी 90, अब हर साल क्वांटिटी में भी इंक्रीज आना है और प्राइस भी महंगी होनी है, तो क्वांटिटी का इंक्रीज और प्राइस का इंक्रीज दोनों डालने पड़ेंगे। और इंपोर्ट ऑप्शन के अंदर प्राइस का इफेक्ट तो आना है, लेकिन क्वांटिटी का इतना आना है। तो सेल्स में भी और जो वेरिएबल खर्चे हैं उनमें महंगाई का इफेक्ट भी डालना है और यूनिट्स ज्यादा होने का इफेक्ट भी डालना है, जबकि जो फिक्स कॉस्ट है उनमें सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट। ये पहले मैंने एक दफा की थी बात। तो इंपोर्ट ऑप्शन में सेल्स में और जो इंपोर्ट की कॉस्ट है यानी बाय की कॉस्ट, उसमें ये काम क्यों किया, इस पे कोई इख्तलाफ, ये वाला सॉरी, ये जिन्होंने भी ये सवाल किया है उसमें 5% वाली बात ना समझ आई हो हैं। 5% मैन्युफैक्चर में 10 क्यों लिया, इसमें 5 क्यों लिया? क्योंकि इंपोर्टर ने कहा है कि मैं बस 5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं दे सकता, तो हम खरीदेंगे ही जब इतना तो उतना ही बेचेंगे, इसलिए इंपोर्ट वाली ऑप्शन में ग्रोथ रेट 5% लगाया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग वाले के अंदर ग्रोथ रेट 10% लगाया है। अच्छा, उसके अलावा इंपोर्ट में ये मैंने जब होमवर्क दिया था तब भी बताया था कि प्रैक्टिकली शायद ऐसे ही होता है कि पहले ड्यूटी शामिल होती है, उसके बाद फिर सेल टैक्स और इनकम टैक्स, फिर उसके भी बाद। तो ये इस तरह से जो आपको फिगर दी हुई थी 60 रुपए पर किलो, उसमें पहले ड्यूटी लगनी है, फिर उस पर सेल टैक्स लगना है और फिर उसके बाद उस पर इनकम टैक्स लगना है। तो ये वर्किंग वन में उसकी 1 किलो की कॉस्ट निकाली हुई, इंपोर्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये ग्रोथ और प्राइस इंक्रीज में कोई एतराज? अगला मसला आपको ये हो सकता है कि सेल टैक्स किधर गया। देखिए, सेल्स टैक्स जो हम सेल्स पे कस्टमर से कलेक्ट कर रहे होंगे
वो गवर्नमेंट को पे करना होगा, लेकिन सारा पे नहीं करना होगा। जितना हम लोग बल्कि एग्जैक्ट फिगर नहीं, मैं वैसे बता देता हूं। अगर हम कस्टमर से 17 कलेक्ट कर रहे होंगे और खुद इंपोर्ट के टाइम पे भी जो सेल्स टैक्स दिया था वो हमारा आउटफ्लो होगा। ये मैं ऐसी खुद से फिगर ले रहा हूं। सेल कस्टमर से इतना टैक्स इनफ्लो होगा, परचेज के दाम पे कुछ टैक्स हमने वो गवर्नमेंट को पे किया होगा, लेट से 12, वो आउटफ्लो होगा, और बाकी 5 वो हम गवर्नमेंट को रिटर्न के साथ जमा कराएंगे। ये गवर्नमेंट को हम लोग सेल टैक्स देंगे। हम जो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे हमारा इनफ्लो, जितना हमने इंपोर्ट के टाइम पे दिया है वो आउटफ्लो, और जो बाकी होगा वो भी हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो इनको अगर इग्नोर भी कर दें तो नेट इफेक्ट एक ही है, इनफ्लो भी आना है, आउटफ्लो भी जाना है। जितना कस्टमर से लेना है इनफ्लो सारा का सारा दे देना है गवर्नमेंट को। तो इसलिए अगर इसको इग्नोर भी कर दें तो कोई मसला नहीं, शामिल करना है शामिल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर शामिल करते हैं तो बस एक वर्किंग बढ़ जाएगी कि आपको ये 5 भी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, यानी आपको सेल टैक्स की एक अलग से वर्किंग करनी पड़ जाएगी। सेल्स में भी सेल प्राइस में भी सेल टैक्स शामिल है, और इंपोर्ट में जो वर्किंग 1 की हुई है उसमें भी सेल्स टैक्स है। तो अगर हम सेल्स में भी सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट लें, इंपोर्ट कॉस्ट भी सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट लें, तो फिर आपको एक अलग वर्किंग करनी पड़ जाएगी कि गवर्नमेंट को फिर कितना जमा कराना है, वो एक अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वो वर्किंग अवॉइड हो सकती है एक लाइन लिख के कि जितना सेल टैक्स कलेक्ट होना है उतना हमने सेम ईयर गवर्नमेंट को दे भी देना है। नेट इफेक्ट इसका 0 है, इसलिए हम ये सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आल्दो के सॉल्यूशन में मैंने आईके वाले कॉपी किया हुआ है, लिखनी चाहिए थी ये लाइन, लिखनी चाहिए थी वैसे, कि सेल्स टैक्स क्योंकि जितना हमें कलेक्ट होना है हमने उसी साल उतना गवर्नमेंट को जमा करा भी देना है, इसलिए हमने अपनी वर्किंग में से सेल टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया। इससे वो वर्किंग बच जाएगी, वरना आपको ये वर्किंग करनी पड़ती, ये वर्किंग करनी पड़ती कि गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं, तो वो अलग वर्किंग करनी पड़ती। तो उससे बेहतर एक लाइन लिख देना है कि सेल टैक्स सारा का सारा जो आना है वो जमा तो हो ही जाना है सेम ईयर, इसलिए हम अपनी वर्किंग्स को सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट्स पे कर रहे हैं। तो इसीलिए सेल्स भी सेल टैक्स के बगैर कर ली, और इंपोर्ट की वर्किंग में भी जो सेल्स टैक्स से ऊपर ऊपर 66 की फिगर आई हुई है उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इंपोर्ट वाली ऑप्शन में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन दोनों लाइनों में जिन्होंने सवाल किया है कुछ पूछना है तो पूछें। जो मुझे लग रही थी बातें वो तो मैंने बता दी, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो अभी डायरेक्टली नहीं पूछ रहे होते, तो मुझे 2 मसले लग रहे थे मैंने बता दिए। यहां बैठे मैंने मजीद कुछ पूछना है तो पूछें जी। इसमें वर्किंग कैपिटल किधर है, इस सवाल में किधर है, इस सवाल में से बताएं जो पूछना है। कुछ नहीं, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा हूं। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ उसी का पूछ रहे हैं जो उसमें, अच्छा बोले। वो मैं आपके टेक्स्ट में बताता हूं। चले ठीक है जी, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स डन। अब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स चूंकि बस है ही सिर्फ यही 2 लाइन आइटम, और उसके अलावा इंपोर्ट ऑप्शन में कोई और खर्चे ही नहीं है, इसलिए इन्हीं का ही डिफरेंस पीबीटी आ गया। टैक्स की बात समझाता हूं। टैक्स एक तो है जो इंपोर्ट के टाइम पे विद होल्डिंग टैक्स है, जो इंपोर्ट के टाइम पे 10%, 5%, एक तो ये है, और ये मिनिमम है। फिर इसके अलावा एक नॉर्मल टैक्स है, कितने परसेंट, 20, और एक है टर्नओवर टैक्स 1%। इनकी कहानी ये है, पहले इग्नोरिंग दिस, कि अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो ये देना है, और अगर ये ज्यादा हुआ तो ये देना है।
होना तो ये चाहिए, लेकिन अगर किसी साल में ये ज्यादा होने की वजह से देना पड़ गया तो अगले साल में हम वो रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मल टैक्स तो होना चाहिए, लेकिन अगर किसी साल में टर्म, जैसे अगर ईयर 1 के अंदर नॉर्मल टैक्स बना 210, टर्नओवर टैक्स बना 230, तो ईयर 1 में देंगे 230, लेकिन ईयर 2 में अगर नॉर्मल टैक्स बना 250 और टर्नओवर टैक्स बना 170, तो हम देंगे तो 250, लेकिन पहले वो पिछला 20 एडजस्ट करेंगे। ये टैक्स की पूरी अंग्रेजी में समझा। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आपने टैक्स का पेपर पास किया हो, सारी अंग्रेजी लिखी हुई है उसके अंदर कि जब अगले साल ये जो मिनिमम टैक्स, टर्नओवर टैक्स ज्यादा पे किया हुआ, ये अगले साल क्लेम हो सकता है। तो पहले तो नॉर्मल और टर्नओवर टैक्स की जो अंग्रेजी लिखी हुई है, जिन्होंने सवाल किया है, इस अंग्रेजी से रिलेटेड बताएं जो बात मैंने कही है, इसके अलावा कुछ पूछना है तो। अभी इसको मैंने इग्नोर किया। ये दोनों बातें क्लियर है? टैक्स से ही एडजस्ट होगा है? टैक्स से ही एडजस्ट होगा टैक्स पेबल। हाँ, यानी ये कैरी फॉरवर्ड लॉस टाइप चीज नहीं है कि अगले साल के प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, ये टैक्स में से ही एडजस्ट होगा। लेकिन अगर किसी साल लॉस आ जाता, वो कैरी फॉरवर्ड लॉस होता और अगले साल फिर वो प्रॉफिट में से लेस हो गए, वो नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर हो रहा होता। एक बार नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट हो गया, उसमें से फिर इसका कंपैरिजन होना है। तो इसमें लॉस किसी भी साल में नहीं था, इंपोर्ट वाले में हाँ किसी भी साल में नहीं था। ये तो हो गए नॉर्मल और टर्नओवर टैक्स का कंपैरिजन। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि इनकी लड़ाई में जो भी जीता उसका फिर इससे फाइनल कराना, इसको जिताना। ये कम अज कम है। अगर ईयर 1 में इन दोनों में से ये जीत रहा है, लेकिन ये 245 है, तो 245 ही जाना है। लेकिन अगर ये 200 है, फिर 230। तो इन दोनों में से जो हायर है वो तो देना है, लेकिन बाकी कल को एडजस्ट हो सकता है। लेकिन ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये मिनिमम है, ये नहीं होना कल को एडजस्ट। विदहोल्डिंग टैक्स जो इंपोर्ट के टाइम पे ये एडजस्ट नहीं होना। टैक्स की सारी अंग्रेजी मैंने बताई है, आपने टैक्स की अंग्रेजी में से कुछ पूछना है तो पूछें। इसमें सर आप कह रहे हैं कि दो ऑप्शन है, या वो टर्नओवर टैक्स देगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, यानी कि अगर उसका टर्नओवर टैक्स वो ज्यादा है प्रॉफिट टैक्स से, तो वो जो है ना वो पे करेगा। ठीक है। अब ये हर साल के लिए उसके, हाँ जी, हर साल के लिए बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है। फॉर एग्जांपल उसका 1% टर्नओवर टैक्स जो है वो 230 आता है, ज्यादा आ गया इससे। प्रॉफिट का 210 आता है, नॉर्मल जो 25% है तो उसके 230 देंगे। ठीक है, 20 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 20 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी अगर उसे टर्नओवर पे देना है टैक्स, तो उसके लिए एडजस्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर भी 270 आ गया, ठीक है। ज्यादा बना, अब यहां से 20 ज्यादा हुआ था, यहां से भी 20 ज्यादा हो गया। अब तीसरे साल 40 है जो एडजस्ट होगा, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 5 साल 6 साल 6 साल। तो अब ये तीसरे साल 3 साल होगा तो वो हम उसमें से वो लास्ट क्या लिखा हुआ है सवाल में 3 साल। तो अगर वो नहीं एडजस्ट हो सका तो फिर आगे मजीद कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फर्स्ट ईयर वाला वो तीसरे साल में। हाँ जी बिल्कुल। नॉर्मल टैक्स, टर्नओवर टैक्स और मिनिमम टैक्स। अच्छा, अब आते हैं कि इसको कैश फ्लो में कैसे प्रेजेंट किया। इंपोर्ट के टाइम पे जेब से चला गया होगा, चला जाया करेगा ये। अगर तो ये कम हुआ, ये ईयर 1 वाली फिगर देखते हैं तो क्या करेंगे हम। ये 200 है, इंपोर्ट के टाइम पे ईयर 1 में 200 चला गया, क्या करें और 30 और दें। तो ऐसा करते हैं कि इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स वाली फिगर ना दिखाएं, एंड पे टैक्स 230 दिखा दें, कैश फ्लो प्रेजेंट हो जाएगा ना। मैं अब ये पहले मैंने आपको इन तीनों में फर्क समझाया है, इस सवाल में टैक्स ही था मेनली, इन तीनों में फर्क समझ आ गया। अब मैं इसकी कैश फ्लो की प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। इंपोर्ट के टाइम पे ये 200 का आउटफ्लो चला गया, अब अगर ये आउटफ्लो हो गया तो हमने मजीद 30 देना होगा ना,
तो 200 अलग और 30 अलग लिखने की बजाय अगर हम ऊपर 200 की लाइन ना दिखाएं, डायरेक्टली 230 दिखा लें, तो बात तो एक ही है। इसी तरह अगर ये 300 होता तो इंपोर्ट के टाइम पे ये चला गया और मजीद दोबारा देने की जरूरत है नहीं, तो इंपोर्ट के टाइम पे जो आउटफ्लो चला गया वो काफी है। अगर ये 100 होता तो इंपोर्ट के टाइम पे 100 चला गया और फिर 130 और देना है, यानी इन टोटल तो 230 ही देना है ना। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल लिखाते हुए इसको एज अ आउटफ्लो नहीं दिखाया और एंड पे फाइनल टैक्स की वर्किंग में से इन सब में से जो हायर फिगर थी वो दिखा दी। तो प्रेजेंटेशन के एतबार से एंड रिजल्ट वही आ गया कि टैक्स दो लाइनों में तोड़ने की बजाय क्यों ना हायर को एक ही बार आउटफ्लो दिखा दें। तो इसलिए इंपोर्ट की कॉस्ट लेते हुए विदहोल्डिंग के अलावा फिगर्स ली हैं और फिर एंड पे टैक्स की लाइन लिखते हुए तीनों में से हायर फिगर ली है। वो इस डब्बे के अंदर तीनों फिगर्स को कंपेयर किया और जो हायर फिगर थी उसी को फिर मेन कैश फ्लो में लाए। ये हो गई इंपोर्ट वाली कैलकुलेशन। इंपोर्ट वाली कैलकुलेशन में आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। ये बात क्लियर है कि दोनों ऑप्शन अलग अलग क्यों सॉल्व कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑप्शन में जिन्होंने भी किया है, इंपोर्ट ऑप्शन में कुछ और पूछना है तो पूछें। अच्छा, इसमें ना ये तो एक मेहरबानी है सवाल वाले की कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मैं बाकियों को भी सवाल दोहरा दूं। सवाल ये है इस काबिल इंसान का कि इंपोर्ट के ऊपर 220 था, अब यहां पर ये 230 इनमें से ज्यादा है और चूंकि वो इससे भी ज्यादा है तो हम 230 ही देंगे। तो ये अगले साल 20 एडजस्ट होगा कि 10 एडजस्ट होगा है? मेरे अकल के मुताबिक भी 10 ही एडजस्ट होगा क्योंकि 220 तो जाना ही जाना था, तो सिर्फ 10 एक्स्ट्रा है। मेरे ख्याल में तो 10 ही एडजस्ट होगा। लेकिन मेरा साथ एक और ख्याल ये है कि बीएफडी के पेपर में वो टैक्स की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन चेक करता है, और आज तक हुआ भी ऐसे ही है, तो वो पूरी की पूरी अंग्रेजी एक्सप्लेन करता है सवाल के अंदर। तो इसलिए इस सवाल में उसने इस तरह का मसला नहीं डाला कि ये मसला चेक करना पड़ जाए कि वो मिनिमम है तो इसमें से कितना कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी टेस्ट, जितनी भी होगी वो अंग्रेजी में बताई होगी। इंपोर्ट ऑप्शन डन। मेक ऑप्शन का इनकम टैक्स, उसमें ये नहीं है, बस विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है क्योंकि वो तो है ही इंपोर्ट का, तो उसमें फिर हमने बस इन दोनों को ही कंपेयर करना। और इंपोर्ट में क्वांटिटी की ग्रोथ 5% ली थी, जबकि मैन्युफैक्चर के अंदर 10% ग्रोथ आएगी। और बाकी खर्चे सारे बताए मैं सवाल के अंदर, तो उन खर्चों को अलग कैलकुलेट करके उनके ऊपर भी 10% ग्रोथ लगा ली। और इसमें आप लोगों ने जो कुछ पूछना है तो पूछें। ये एक तरह से प्रेजेंट किया हुआ है जो मैंने आपको टैक्स की ट्रीटमेंट की 3 प्रेजेंटेशंस बताई थी। एक था कि हम लोग कैश फ्लोज लिखें, नेट करें, टैक्स लगाएं और डेप्शन का एड बैक कर दें, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग दिखा दें। वो इतनी कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक मकसद के लिए बताई थी कि आपको पता चले कि खर्चों की टैक्स सेविंग होती है। फिर दूसरा तरीका ये था कि फेस के ऊपर डेप्शन माइनस करें और नीचे जाके ऐड बैक कर दें। ये वो तरीका इसके अंदर लगाया हुआ है। लेकिन मेरी तरफ से आपको नसीहत तीसरे वाले तरीके की थी कि जिसमें आप टैक्स की अलहदा से वर्किंग करें। हाँ जी, और बताएं, सवाल में कुछ पूछना है तो चलें। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको 4 सवाल कराए थे, 1-2 और लिख लें, फिर एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। सवाल लिखें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल, वर्किंग कैपिटल के ही मैंने 4 सवाल कराए थे, 1-2 और करवा रहा हूं। जो पहले 4 सवाल कराए थे उनमें मैंने एक इनिशियल रिक्वायरमेंट बताई थी, उसके बाद उसको चेंज नहीं करना था। तो एक सवाल बगैर इन्फ्लेशन के किया, एक दफा इन्फ्लेशन डाल के किया,
और 1 साल कराया था जिसमें मैंने आपको हर साल की रिक्वायरमेंट अलग अलग बताई थी और उसमें जो चेंज आ रही थी उसको कैश फ्लो लिया था, और वो सवाल भी 2 दफा किया, एक दफा इन्फ्लेशन इग्नोर करके और एक दफा इन्फ्लेशन डाल के। अब एक और डिफरेंट स्टाइल का सवाल कराता हूँ। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल, सेल्स ईयर 1 में 75,000 है जी, रुपीज 75,000 रुपीज। ईयर 2 में 90,000। ईयर 3 120,000 और ईयर 4 100,000। 75,000, 90,000, 1,20,000 और 1,00,000। वर्किंग कैपिटल is required at start of every year equal to 10% of sales for that year। यानी हर साल की सेल्स का 10% उस साल के शुरू में हमें वर्किंग कैपिटल बैलेंस चाहिए। वर्किंग कैपिटल की लाइन में क्या आएगा वो रिक्वायर्ड है आपसे, यानी 0 1 2 3 4 वर्किंग कैपिटल की लाइन में क्या क्या कैश फ्लोज आएंगे। अब इसमें हम कैलकुलेट जो करेंगे वो तो वर्किंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल का बैलेंस, ईयर 1 की सेल्स कितनी, तो उसका 10% यानी 7500 हमें इधर चाहिए। ईयर 2 की सेल्स 120, तो इनमें जो चेंज है वो कैश फ्लो है। 7500
इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको बढ़ा के इतना करना पड़ेगा, फिर उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2000 रिलीज हो जाएगा, फिर 10,000 रिलीज हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लाइन 0 पे आउटफ्लो 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 इनफ्लो इनफ्लो। और लिखें सवाल। सेम डाटा सेम सवाल, फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैंने कहा एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, अब मैं कह रहा हूं एट एंड ऑफ एवरी ईयर। सेम डाटा सेम सवाल, सिर्फ जो मैंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एट स्टार्ट ऑफ ईयर कहा था, अब मैं उसको एट एंड ऑफ ईयर कह रहा हूं। सारा डाटा सेम है, सिर्फ वर्ड स्टार्ट की जगह पर एंड आ जाएगा बस। करें दोबारा। डिस्काउंट रेट क्या करना है? सिर्फ वर्किंग कैपिटल की लाइन पूछ रहा हूं। हाँ जी, है नहीं, प्रोजेक्ट तो 4 साल का है। अब हमें 0 पे नहीं 1 पे ही शुरुआत करनी है। आखिरी साल आके तो वैसे ही खत्म हो जाना है सब, तो इसलिए आखिर में तो 0 ही होना है। तो अगर कैश फ्लोज की बात करेंगे तो कैश फ्लो कुछ ऐसी होंगी कि 1 पे 75 का आउटफ्लो, फिर 1500 का आउटफ्लो, फिर 3000 का आउटफ्लो और फिर 12000 का इनफ्लो। अच्छा, इस 12000 के इनफ्लो को एक खास वजह से जो अगले सवाल में डालनी है मैंने, इसको मैं एक और तरह से करके दिखाता हूं। ये ईयर 4 वाली फिगर दोबारा देखिए, यानी एक और तरह से। 3 12,000 था, 4 10 करके खत्म कर देना। तो पहले तो 12 से 10 पे जाने की वजह से 2 रिलीज होगा और फिर 10 भी फौरन ही खत्म, तो पूरे 12 का इनफ्लो आ जाएगा। 4 में चूंकि हर साल करते आ रहे थे तो यहां भी किया, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट भी साथ ही खत्म हो गया इसलिए 0। तो बजाय इसके कि 10 लिखें और उस 10 का इफेक्ट दिखाएं और फिर इसको खत्म करना दिखाएं, तो हमने क्या किया कि इसको सारा का सारा इनफ्लो कर लिया। लेकिन ये बात क्यों बताई है ये अब अगले सवाल में दिखाता हूं।
सवाल खोलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 पढ़े, मैं करता हूँ। जी कामयाब मार्ट वाला। है अभी तो बताया था यार क्लास के शुरू में, अगले हफ्ते है। सॉफ्ट में नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ पेपर भी तो ऑनलाइन ही हो गया। अच्छा अच्छा, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन यार मतलब ये नहीं पता कि मैं काफी शिद्दत से फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन क्या 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 पूछ लिया करें यार। हाँ भाई कितना अच्छा लगेगा। पढ़ लिया। अच्छा मैंने ना बीएफडी में चूंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराने की मेरी कोशिश है, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको मैं छोड़ देता टाइम की वजह से, तो उनको ना मैं सॉल्यूशन से ज़बानी दिखा के डिस्कस कर लिया करूंगा ताकि वो डिस्कस हो जाए, क्योंकि सवाल बोर्ड पे करने में टाइम लगता है। तो बड़े बड़े सवाल या अच्छे सवाल तो मैं बोर्ड पे सारे करूंगा ताकि प्रेजेंटेशन भी हो, लेकिन कुछ सवाल मैं आपको सॉल्यूशन से देख के डिस्कस करके गुजार दूंगा कि उनको इग्नोर करने से बेहतर है कि डिस्कस कर लें। तो ये भी उन्हीं में से एक है, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ वो 2000, हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि 2020 में था।
अच्छा चलें, तब तक सवाल तो डिस्कस करूं ना। इस सवाल में इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल नहीं है। जब ये स्टोर खोलना था तो इसका नाम भी बड़ी चाह से कामयाब स्टोर रखा था, और उस वक्त 5 साल को सामने रखते हुए इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया था। 17% पे एनपीवी निकाली होगी, पॉजिटिव आया होगा, और वो सारी कैलकुलेशन हो चुकी हुई है। उन 5 में से 2 साल गुजर गए हैं, अब बाकी रह गए 3 साल। अभी इस वक्त डिसीजन ये है कि इस कामयाब स्टोर का बोर्ड उतार के घर चले जाएं बंद करके, या कंटिन्यू करते रहें। तो ये कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन है, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई पैसा और लगाने की बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इसको कंटिन्यू रखें। ये तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। सब कुछ बंद होने लगे। नहीं ये ज्यादा हो गया यार, सनमा सनमा फील आने लग गई है। ठीक हो गया। और तो इस सवाल में इस वक्त हम जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं वो 2 साल गुजरने के बाद है। जो इन्वेस्टमेंट करते हुए 5 साल की वर्किंग की थी, उनमें से 2 साल गुजर गए हुए हैं। अब हम टाइम जीरो किसको कहेंगे? उन 5 में से हम दूसरे गुजारने के बाद हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं। चले, हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हुए हैं, तो अब से ऑनवर्ड डिसीजन मेकिंग में 3 साल रह गए। तो अब डिसीजन ये होना है कि उन 3 साल को कंटिन्यू किया जाए या अभी बस इसको शट डाउन करें और सामान औने पौने में बेच के निकलें। तो इसमें हमें 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है, एक कंटिन्यू है 3 साल का और एक शट डाउन है। ये है सवाल की अप्रोच। इस सवाल की अंग्रेजी पढ़ के इसमें कोई इख्तलाफ तकलीफ है तो बताएं। हाँ जी, सवाल की अंडरस्टैंडिंग में कोई एतराज? अब रहेगा कि उसको सॉल्व कैसे करें। 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन चूंकि टैक्स है इसके अंदर और सेल्स भी उसने ग्रोथ के हिसाब से ही बताई हुई है, तो हमें वर्किंग बनानी शुरू के दोनों साल की भी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की फिगर भी वो पिछली फिगर्स निकालेंगे तो उसी को आगे बढ़ाना है, सेल्स की भी पिछले साल की फिगर्स निकालेंगे तो आगे बढ़ाना है, और टैक्स है चूंकि, और बिजनेस का बस यही काम था और बिजनेस बुरा चल रहा था, तो क्या पता पिछले साल लॉसेस हो, तो वो क्यों करें? वो निकालेंगे तो कैरी फॉरवर्ड पता चलेगा ना। तो इसलिए बेशक खड़े हम अभी तीसरे साल के शुरू में हैं, लेकिन दोनों गुजरे हुए साल की भी वर्किंग करनी पड़ेगी, लॉसेस जानने के लिए भी और वर्किंग कैपिटल की फिगर, सेल्स की फिगर को ग्रो कराने के लिए भी। तो इसमें 2 साल एक्चुअल वाले निकलेंगे और वहां से फिर आगे इनको बढ़ा के हम अगले 3 साल की बात करेंगे। ये है क्वेश्चन 7। है रीडेबल? कैमरे में आ रहा होगा यार, सही है? क्या हुआ? आप नहीं आ रहे। खैर है, ये आ रहा है ना, ठीक है। और आप लोगों से भी पढ़ा जा रहा है? ये कैसे गायब करूं पोर्शन, ये वाला कि नहीं होगा गायब? ये वाला, ये वाला नहीं भाई, तो फाइल क्लोज हो जाएगी।
ये भी फाइल क्लोज हो जाएगी और वो तो प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। वही तो पूछ रहा हूँ यार आप लोगों से। ये क्या फाइल बंद हो जाएगी ना यार, ये तो फाइल का है ये वाला। नहीं नहीं, और चलो खैर है, ये लें आप इधर साइड पे नजर ना मारें, इधर आप देखें। नहीं ठीक है, हो गया। तो जो 2 साल गुजर चुके उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, उनमें अब हुआ क्या? जब 5 साल का डिसीजन करना था तब सोचा था कि इतनी सेल्स होंगी और उसके बाद इतनी बढ़ेंगी, लेकिन असल में हुआ नहीं। However, only 70% of the estimated sale was achieved in first year. तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली कितनी हुई? 22 का 70%। ये वो 22 का 70% आ गया। उसके बाद क्या हुआ? सोचा था कि सेल्स 18% पे करेंगी, लेकिन असल में सेल्स 10% पे ग्रो की और आगे भी 10% की उम्मीद है। तो ईयर 1 की 15,400 और उसके बाद उनको 10% बढ़ा लेते हैं। ये 10% बढ़ा लिया। ये 2 कॉलम एक्चुअल हैं और हम अभी यहां खड़े हैं और अगले 3 साल की ये सेल्स होनी है। सेल्स यानी हम ईयर 1 की फिगर, यानी ये इसको और अच्छे तरीके से करना चाहिए था मुझे। ये ईयर 1 ब्रैकेट, ईयर 2 ऑनवर्ड्स, लास्ट ईयर इनटू 1.1 सेल्स। ओके, मार्जिन ऑन सेल्स 18% सोचा था, जबकि एक्चुअली 12% हुआ, यानी असल में खर्चे 88% हो गए। 12% मार्जिन मतलब 88% खर्चे, तो ये वो 88% लगा दिया। हुए भी ऐसे ही और आगे भी यही उम्मीद है। सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। एडमिन एक्सपेंसेस सोचे 1.2 थे और 15% बढ़ने की उम्मीद है, तो एक्चुअली इतने हुए नहीं हुए, यही हुए होंगे। एडमिन एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड एट इतने एंड एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 15%। एक्चुअली क्या हुए नहीं पता, इतने ही हुए होंगे। तो इसलिए एडमिन की कॉस्ट ईयर 1 का 1.2 और उसके बाद वो 15% बढ़ता जा रहा है। सेल कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन क्या ये मान के कॉस्ट होगी। अच्छा, ये जो पूरा सवाल है ना, इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो एनुअल सेल्स वर एस्टिमेटेड इन फर्स्ट ईयर। अब आगे पॉइंट 3, एडमिन एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड, तो ये भी किसके होंगे? ये फर्स्ट ईयर के ही होंगे। पॉइंट 1 में सेंटेंस देखें, एनुअल सेल्स वर एस्टिमेटेड इतनी इन फर्स्ट ईयर, एडमिन एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड, तो ये भी ईयर 1 के ही होंगे। इसको इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके ईयर 1 का है। और वैसे भी आपको कहा था कि एक नया काम शुरू हो रहा है और उसमें अगर एस्टिमेशन है तो वो ईयर 1 ही के सामने रखी होंगी, अनलेस के सवाल में ना कहा हो कि रियल फिगर में। तो इसलिए ये ईयर 1 का था और उसके बाद फिर उसको बढ़ा दिया। सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन, ओके। फिर इसके अलावा और खर्चे तो कोई नहीं है। डेप्रिसिएशन है, टैक्स डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग पे है, तो ये टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली, ये 25% रिड्यूसिंग पे निकल आया। और इसको एंड पे कोई आरबी सवाल में नहीं बताई, तो बस वही सारा का सारा 5वें साल के अंदर लॉस हो गया। इन 5 फिगर्स को टैक्स की वर्किंग में लिखा। इनफैक्ट टैक्स की वर्किंग मैंने ये दूसरा वाला तरीका लगाया है कि यहीं फेस पे ही डेप्शन लेस करके बाद में, तो ये डेप्शन लेस की ये लॉस ही लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड ही बनता चला जा रहा है। तो 5 साल में टैक्स ही कोई नहीं। अगर हम पहले 2 साल की वर्किंग ना करते तो शायद ये हमें ना पता लगता। तो टैक्स की वजह से, वर्किंग कैपिटल की परसेंटेज की वजह से, सेल्स के ग्रोथ का ताल्लुक बताने की वजह से पहले 2 साल की वर्किंग करनी पड़ी। देखें
सेल्स की फिगर ईयर 1 की निकालेंगे तो उसको आगे ग्रो कराएंगे ना, इसलिए ईयर 1 की वर्किंग करनी पड़ी। सेल्स की वर्किंग करेंगे तो वर्किंग कैपिटल को उसने सेल से लिंक किया हुआ है, तो इसलिए हमें वर्किंग पिछले 2 साल की भी करनी पड़ी और टैक्स की वजह से भी करनी पड़ी, क्योंकि लॉसेस थे तो वो कैरी फॉरवर्ड हुए। कैसे पता चला आपको कि टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी? एक ही बिजनेस है, लॉसेस में जा रहा था तभी तो उन्होंने कहा है कि इसको बंद कर देते हैं। ये पहले पैराग्राफ में कहानी बताई हुई थी। तो इससे पता चला कि हमें टैक्स की वर्किंग करके देखनी चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड लॉस तो नहीं है, इसलिए टैक्स की वर्किंग की और वाकई कैरी फॉरवर्ड लॉस निकले तो टैक्स कोई नहीं है। ये तो 5 साल की हो गई वर्किंग जिसमें हमने सारी फिगर्स कैलकुलेट कर ली। अब इनको सामने रखते हुए कैश फ्लो बना लेते हैं। अब जब कंटिन्यू ऑप्शन के कैश फ्लोज बनाएंगे तो ये टैक्स तो है ही नहीं, पता चल गया। डेप्रिसिएशन भी कैश फ्लो तो नहीं है, वो तो टैक्स के लिए करते हैं। अब कंटिन्यू ऑप्शन में ये 9 फिगर्स आएंगी, क्योंकि असल में हम अब जहां खड़े डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उससे आगे तो बस 3 साल रहते हैं। तो ये तो मैंने वर्किंग की है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की टैक्स निकालने के लिए, लेकिन कैश फ्लोज में ये 3 साल बाकी हैं और वो हैं ईयर 3, 4, 5। लेकिन डिस्काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जहां खड़े हैं 1, 2, 3 हैं। देखें, इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे ना तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ईयर 3, 4, 5 है, लेकिन चूंकि 2 साल गुजर चुके और टाइमलाइन डिस्काउंटिंग करने की वजह से हम यहां खड़े हैं, तो फिर ये 1 है, 2 है और 3 टाइमलाइन के एतबार से। तो इनको जब कैश फ्लो पे प्लेस करेंगे तो वो ये शक्ल बन जाएगी। ये 3, 4, 5 जो कि एक्चुअली 1, 2, 3। तो ये पीछे वर्किंग 1 से फिगर दिखाई है मैंने। ये डेप्शन की लाइन खैर ना भी लिखता मैं, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंट ऐसे किया हुआ था इसलिए लिख दी। डेप्शन की लाइन ना लिखते, वो वर्किंग 1 से अंदाजा होगा कि है ही नहीं डेप्रिसिएशन, तो ये ना ही लिखता मैं। नीचे टैक्स की वर्किंग देख तो ली थी, तो इसकी इस लाइन को इग्नोर समझे। सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स ये नेट ही लिख लिया, एडमिन लिख लिया और वही 3 फिगर लिखी है। वर्किंग कैपिटल की फिगर बताता हूं, उससे पहले ये सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन में बताएं, कुछ पूछना था। इस बात पे एतराज कि हम जहां खड़े हैं वहां से आगे 3 साल हैं सारे। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल होगा, किधर गया, 25% ऑफ सेल्स। अच्छा, ये ना मैंने खुद सवाल में एडिशन की थी, मैंने एंड लिखा था, असल सवाल में एंड नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये सवाल पहली दफा टेस्ट हुआ था, उससे पहले जितने भी सवाल होते थे और उसके बाद भी इवन के वर्किंग कैपिटल हमेशा कहा होता था कि एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसकी वजह से वो 0 से चला लेते थे। इस सवाल में पहली दफा ये हुआ कि उन्होंने स्टार्ट ऑफ ईयर का वर्ड हटा दिया। ये मैंने एंड ऑफ ईयर खुद लिखा, ऐसा सवाल में एंड ऑफ ईयर नहीं था। मैंने फिर क्लास में कराता था तो फिर अजीब बहस चल पड़ती थी, तो मैंने सवाल में एंड कर दिया। असल सवाल में एंड ऑफ ईयर नहीं था, असल सवाल में बस कहा था वर्किंग कैपिटल इज प्राइमरीली कंप्राइज्ड ऑफ, बस। तो इसमें चूंकि एट स्टार्ट ऑफ ईयर उड़ा दिया था, तो स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो ये खुद नोट लिख दे कि खामोशी है और जनरली स्टार्ट होता है इसलिए हम स्टार्ट ले रहे हैं, या फिर वो एंड ऑफ ईयर ले ले। तो अब आपको भी नसीहत यही है कि अगर वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको ये बात क्लियरली कही है कि एट स्टार्ट ऑफ ईयर के एट एंड ऑफ ईयर, तो जो कहा है वो कर लें, और अगर नहीं बताई टाइमिंग तो आप नोट लिख के स्टार्ट करना है स्टार्ट कर लें, एंड करना है एंड कर लें। एंड वाला मुश्किल है, मुश्किल क्या है इसमें, चलो एट स्टार्ट वाला कर लें। तो अगर वर्किंग कैपिटल के बारे में टाइमिंग नहीं बताई तो आपकी मर्जी है, आप अज्यूम करके नोट जरूर दे दें। अब इस वर्किंग कैपिटल को असल सवाल में इसको एंड किया हुआ था, क्योंकि सवाल वाले ने स्टार्ट कहा नहीं था तो उसने कहा एंड है, तो इसलिए इसको एंड के हिसाब से किया हुआ है। लेकिन मैंने आगे क्लासेस में कराने के लिए इसमें वर्ड ऐड कर लिया, और आपको वैसे नसीहत कर रहा हूं कि अगर यहां पर ये ना मेंशन हो कि वर्किंग कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर चाहिए कि स्टार्ट ऑफ ईयर चाहिए, तो फिर आप जो करना चाहें वो करें, नोट दे दें बस। एंड ऑफ ईयर के हिसाब से इसकी वर्किंग की, तो जो एक्चुअली सेल्स हुई उनके हिसाब से 25% ये वर्किंग कैपिटल में रख लिया मैंने। यही सेल्स जो ऊपर निकाली हुई है ना,
इन्हीं पे 25-25 लगा के ये लिखा हुआ है मैंने। और इसमें जो चेंज है वो कैश फ्लो, ऊपर जो सेल्स निकाली है उन्हीं का 25% किया हुआ मैंने, और इनके चेंज को आउटफ्लो दिखा देंगे। अच्छा, ये बात मैंने यहां पर एक बताई है कि जो आखिरी साल की फिगर थी, अभी ये जो बताया था, आखिरी साल की फिगर का मैंने चेंज भी दिखाया और उसको खत्म होना भी दिखाया। यहां पर ये लाजमी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब तक जितने भी सवाल टेस्ट हुए थे इससे पहले इसके बाद, वर्किंग कैपिटल एंड पे सारा का सारा रिलीज करना शो होता है, लेकिन ये वो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल सारा होगा ही नहीं रिलीज, 80% होगा बस, बाकी शायद कूड़े में फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए हमें आखिरी साल के अंदर हर साल की फिगर लिखी, लेकिन 5वें साल 2 लाइनें लिखूंगा मैं। एक, चौथे से हमें 5वें तक इतना बनाने के लिए इतना पैसा और लगाना पड़ेगा, 1 से लेके 5 तक। अभी तो मैंने किया था ना, आखिर में 0 कर दिया था। अब 5वें में भी 25% ऑफ सेल्स रखा और हर साल की चेंज को कैश फ्लो दिखाया, लेकिन 5वें में एक और काम यह किया कि रिलीज को इनफ्लो भी दिखा दिया। फिर कितना? इस आखिरी का 80%। 5वें साल में अब ये 2 फिगर्स दिखा रहा हूं मैं, एक पुरानी तरतीब फ्लो में चलते हुए हर साल में चेंज आउटफ्लो, और फिर आखिर में इस आखिरी बैलेंस का 80% रियलाइज हो गया। तो 5वें साल में ये 2 फिगर्स आएंगी। चेंजेस को आउटफ्लो, और 5वें में ही जितना आखिरी बैलेंस था उसका 80% इनफ्लो। ये हमें ये रेंट पे ही करना है वर्किंग कैपिटल जी, और जो चेंजेस हैं वो भी हमें ये रेंट पे ही करनी है। तो ये आपने फिर सेकंड मेथड भी आता है लॉस मिला है इस वजह से, क्योंकि सारा का सारा रिलीज नहीं हो रहा है, 80% हो रहा है, इस वजह से ऐसा तोड़ के करना पड़ा। अगर सारा रिलीज कर रहे होते ना तो हम सेकंड लास्ट वाले को सारी की रिकवरी दिखा देते, लेकिन इसमें चूंकि पूरा रिकवर नहीं होना, इसलिए पहले आखिर में इसको चेंज भी दिखाया और फिर जितना रिकवर होना था उसको अलग से दिखाया। तो इसलिए 5वें साल में ये दोनों लाइनें डालनी पड़ी, और बस उसके बाद फिर इसकी एनपीवी निकाली। ये है कंटिन्यू, और अगर अभी शट डाउन करते हैं तो क्या होगा? बस जितना दुकान में सामान पड़ा हुआ है उसका 80% रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है जी जब भी कभी आप रियलाइज करेंगे, इफ एट एनी टाइम क्लोज डाउन करना पड़ा तो जितना भी सब स्टॉक पड़ा हुआ है उसका 80% रियलाइज होगा। तो अगर कंटिन्यू करते हैं तो 3 साल की कैश फ्लोज, और अगर फौरन शट डाउन कर लेते हैं, ये जितना हम अभी कहां खड़े हुए हैं, ये 3 के स्टार्ट पे, तो अभी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन ये थी। ये फौरन के फौरन हमने रियलाइज कर दिया, इसका 80% है। $42.35 का 80%। इसकी डिस्काउंटिंग क्यों नहीं की? ये तो अभी के भी क्लोज डाउन करते हैं कि तो स्टॉक बेच के इतना पैसा मिल जाएगा। तो अगर हम अभी क्लोज डाउन करते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, और अगर हम 3 साल और घसीट के चलाते हैं तो उसकी ये एनपीवी है। तो अभी खत्म करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर तो आपने लिखा था ना कि ईयर एंड पे हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, अगर वो नहीं, अच्छा ठीक है, तो फिर वो ईयर 3 वाला फिर हम ये वर्किंग 0 1 2 3 चल रही होती, तो वो जो अगेन 2 पे लिखा आ रहा होता वो एक्चुअली ये वाली फिगर आ रही होती 2 पे, फिर हम इसका 80% लेते हैं। अगर आप इसको वर्किंग कैपिटल एंड ऑफ ईयर की बजाय स्टार्ट ऑफ ईयर अज्यूम करते तो बस फिगर्स बदल जाती। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन था क्योंकि 3 साल के कैश फ्लोज लेने थे, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है तो एनपीवी की बेस पे फैसला होगा। अच्छा, इसमें भी 2 ऑप्शंस क्यों अलग अलग सॉल्व करनी पड़ी? आप नेट 1 भी कर सकते थे। कैसे नेट 1 कर लेते? कंटिन्यू को सॉल्व करते और अभी क्लोज डाउन ना करना, 0 पे एज अ कॉस्ट दिखा देते।
जीरो पे इसको एज अ कॉस्ट दिखा देते, ऐसे भी कर सकते थे। चलें ठीक है जी, ये 14 लेक्चर यहीं एंड करता हूँ और फिर अगली क्लास में एक और सवाल कराता हूँ।